लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हमारे दो उद्देश्य, सीधी बात, नो बकवास और मिनिमम टाइम मैक्सिमम आउटपुट के साथ आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं भूमि सुधार और हरित क्रांति से संबंधित बातें। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हम जैसे पिछले वीडियोस में करते आए हैं, पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का अवलोकन करेंगे ताकि आप इस टॉपिक को भली भांति तरीके से समझ सकें और केवल उतना ही टाइम इन्वेस्टमेंट करें इस टॉपिक पे जितने में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। अगली बात जब हम करेंगे तो भूमि सुधार का एक सामान्य परिचय देंगे। हम समझेंगे कि भूमि सुधार क्या है और उसके इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। उसके बाद हम इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्व वसूली की विधियां क्या हैं। यदि इतिहास में जाकर आप चीज़ों को समझेंगे तो निश्चित रूप से आप भली भांति तरीके से भूमि सुधार को समझ पाएंगे। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के क्या क्या प्रयास हुए उस पर एक नज़र डालेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो जोत का आकार, कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जोत का आकार अपने भारत देश में क्या है, किस तरह है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो मध्य प्रदेश में भूमि सुधार आयोग से संबंधित और भूमि सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए उससे संबंधित हम बातें आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भूमि सुधार से संबंधित कुछ अधिनियम, अभी से ही आप एक 3 स्टार बना लीजिए, क्योंकि मैंने देखा पुराने पेपरों को और आप भी देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यदि आप सही दिशा में जाना चाहते हैं तो पुराना पेपर उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है। तो आप देखेंगे और यह पाएंगे कि अधिनियम के वर्ष कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अधिनियम और उनसे संबंधित वर्ष को ही उल्लेखित किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे भली भांति तरीके से समझ पाएंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो भूमि सुधार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। इसी क्रम को जब आगे बढ़ाएंगे हम तो हरित क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक हरित क्रांति भी है। और चलते चलते तथ्य संग्रह अंतिम में देखेंगे। इसमें आपको पता है कि हम वो चीज़ें सम्मिलित करते हैं जो या तो पुराने प्रश्न पत्रों में पूछी जाती हैं या उपयुक्त टॉपिक में से कोई चीज़ मिस हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पुराने प्रश्न पत्रों से टॉपिक का अवलोकन करना। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, निम्नलिखित में से एक भूमि कृषि का रिकॉर्ड होता है। 2017 में पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है जमाबंदी, बी ऑप्शन है खतौनी, सी ऑप्शन है मुख्तारनामा और डी ऑप्शन है पंचनामा। इसका सही आंसर है खतौनी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो मध्य प्रदेश विस्थापित भूमि धारकों को पुनर्स्थापना अधिनियम में अधिनियमित किया गया था। वर्ष 2017 का क्वेश्चन है। टॉपिक देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है वर्ष 1947, बी में है वर्ष 1949, सी में है वर्ष 1954 और डी में है वर्ष 1957। देखिए वर्ष पूछा ना तो आपको अधिनियमों का वर्ष ही याद रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर है वर्ष 1949। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं तो मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। देखिए फिर से वर्ष आ गया। मैं इसीलिए एक चार्ट में आपको प्रदान करने वाला हूं जिसमें अधिनियम लिखा हुआ है और उसके सामने उसका वर्ष लिखा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके पास इस वीडियो की PDF होना चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इसका ए ऑप्शन है 1962, बी ऑप्शन है 1976, सी ऑप्शन है 1983 और डी ऑप्शन है 1992। इसका सही आंसर है 1992। मध्य प्रदेश भूमि अधिनियम के उपयोगों का नियमन में अधिनियमित किया गया था। देखिए फिर इसमें वर्ष पूछा है 1927, 1948, 1956, 1975। इसी चीज को याद में रखते हुए मैं आपको अधिनियमों का वर्ष एक साथ उपलब्ध कराने वाला हूं, ठीक है। इसका सही आंसर है 1948। आगे बढ़ते हैं तो भारत में हरित क्रांति के जनक, देखिए पिछले वीडियो में जब हम पशुपालन की बात कर रहे थे तो उसमें दूध क्रांति के जनक, दुग्ध क्रांति के जनक पूछे गए थे, इसमें हरित क्रांति के जनक तो एस स्वामीनाथन है, बी में होमी जे भाभा है, HD दलाया है, वर्गीस कुरियन है। वर्ष 2017 पटवारी में पूछा गया
क्वेश्चन है और इसका सही आंसर यस स्वामीनाथन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हरित क्रांति में भारत निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वाधिक सफल रहे हैं, देख लेते हैं। हरित क्रांति में गेहूं, चना, चाय, तिलहन, इसका सही आंसर है गेहूं। देखिए हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, यह मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। इसी क्रम को जब आगे बढ़ाते हैं तो भूमि सुधार का एक सामान्य परिचय के बारे में हम कुछ जानकारी आपको उपलब्ध कराते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं भूमि सुधार क्या है। भारत में छोटे आकार की समस्या के निदान हेतु किए गए प्रयास भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं। मतलब जिनके पास ज्यादा भूमि उनसे लेके छोटे लोगों में वितरित करना, इस तरह के जो अधिनियम आए और इनसे संबंधित जो अधिनियम आए वो सभी भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं। एक और जहां भारत में 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले 67% किसान हैं अपने हिंदुस्तान में, वहीं मध्य प्रदेश में भूमि ज्योति का औसत आकार कितना है, 2.2 हेक्टेयर है। यहाँ पे आप 3 स्टार बना लीजिए। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में भूमि ज्योति का औसत आकार कितना है, ठीक है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम और हमारे सामने नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्व वसूली की विधियां कौन कौन सी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप समझ लीजिए। मैं आपको यह भी बताता चलूंगा साथ में कि इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं वसूली की 3 विधियां कौन कौन है। सबसे पहले हमारे सामने आती है जमींदार व्यवस्था, ठीक है, इसके बारे में हम आपको कुछ चीजें उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद दूसरी आती है रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में कुछ चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। और तीसरी आती है महालवाड़ी व्यवस्था। इन तीनों के बारे में हम डिटेल से आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जमींदारी व्यवस्था से। तो इसका पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जमींदारी व्यवस्था कब लागू हुई। तो 1793 में लागू हुई और इसके व्यवस्थापक कौन थे, मतलब इसको लागू कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो साहब कौन है, कॉर्नवालिस साहब हैं। अब जमींदार व्यवस्था होती क्या है, परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ये आपके पास होना चाहिए। राजस्व संग्रहकर्ताओं को ही भूमि का स्वामित्व प्राप्त हुआ था, स्वामित्व दे दिया गया था कि आप वसूली करिए, ठीक है। अब इसका क्षेत्र, कभी कभी क्षेत्र पूछ लेता है, इसलिए आपको याद रखने की जरूरत है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक में इसे लागू किया गया था। प्रतिशत भूभाग में 19.1% व्यवस्था के अंतर्गत था। आप याद रखिएगा, कभी कभी यह पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक इन तीनों व्यवस्थाओं में सबसे अधिक प्रतिशत किस व्यवस्था का था, ठीक है ना। तो लोगों को जमींदारी व्यवस्था लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे अधिक थी, ठीक है, जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। संग्रहण कैसे होता था, जमींदार किसानों से संग्रहित जो लगान होता था वो 8/9 जो पार्ट होता था वो कंपनी को दे देता था और 1/9 भाग जो है वो अपने पास रखता था। उसके बाद हम रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं। जब रैयतवाड़ी की व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्थापक कौन थे, मुनरो साहब, और वर्ष 1820 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। क्या है, इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने लगान को जमींदारों की बजाय सीधे किसानों से वसूलना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। रैयत मतलब ही किसान होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्षेत्र देख लेते हैं। मद्रास में, मुंबई में और असम के कुछ भागों में यह व्यवस्था लागू थी। प्रतिशत में देखा जाए तो 51%, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जमींदारी व्यवस्था नहीं बल्कि 51% की व्यवस्था, 51% भाग पर, भारत के भाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो तीनों व्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा लागू होने वाली व्यवस्था यदि कभी आपसे पूछी जाती है तो आपको किसी भी प्रकार का मन में कंफ्यूजन नहीं रखना है और आपको टिक करना है रैयतवाड़ी व्यवस्था। संग्रहण देख लेते हैं कैसे होता था। अंग्रेजों द्वारा सीधे किसानों से संग्रहित किया जाता था तथा भूमि का स्वामित्व किसानों को दे दिया जाता था। अब अंतिम महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। तो व्यवस्थापक हाल्ट मैकेंजी साहब थे, 1822 में इसे लागू किया गया था। क्या है, महाल मतलब गांव होता है, ठीक है। तो ग्राम समुदाय अर्थात महाल पर लगान चुकाने का उत्तरदायित्व था। ग्राम प्रधान काश्तकारों से लगान लेकर सरकार तक पहुंचाता था। अब इसके क्षेत्र देख लेते हैं। पंजाब है, मध्य प्रांत है, उत्तर प्रदेश के आगरा में इसे लागू किया गया था। इसका प्रतिशत कितना है, तो ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर इसे लागू किया गया था। 19% लगभग कौन सा था, जमींदारी व्यवस्था था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 51% था और महालवाड़ी व्यवस्था 30% है। ये तीनों याद रखना है, ठीक है। संग्रहण कैसे होता था कि भू राजस्व के 2/3 उपज का भाग किसानों को ग्रामों द्वारा अंग्रेजों को दिया जाता था, ठीक है। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो स्वतंत्रता के बाद
भूमि सुधार के कौन कौन से प्रयास किए गए उसके बारे में थोड़ी जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आता है बिचौलियों का अंत हुआ। इसमें क्या चीजें करनी है? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, काश्तकारों को जमीन का स्वामित्व सौंपा गया, फिर काश्तकारी सुधार किया गया। इसमें क्या किया गया? राष्ट्रीय नीति के तहत भूमि पर स्वामित्व उसी का होना चाहिए जो उसे जोतता हो, परंतु इस विषय में सरल कानून न होने के कारण पट्टीदारी तथा बटाईदारी व्यवस्था बड़े पैमाने पर जारी रही। ये एक वीक पॉइंट है। राजस्व नियमन किया गया। स्वतंत्रता के पूर्व प्रचलित लगभग 50% था जो कर लगाया जाता था। चौथी योजना के तहत लगान को समाप्त कर नगद लगान व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ये इतना विशेष नहीं था, बस एक नजर आपको डाल लेना था। हदबंदी कानून को क्या किया गया? सरकार द्वारा 1954 में सभी राज्यों को भूमि हदबंदी संबंधी कानून बनाने के निर्देश दिए थे। कोई भी परिवार अधिक से अधिक 22.7 हेक्टेयर भूमि रख सकता था। इससे अधिक भूमि सामाजिक न्याय की दिशा में बांट दिया जाता था। ठीक है। चकबंदी में क्या होता था? देश में भूमि जोतों का औसत आकार बढ़ाने के लिए यह नीति अपनाई गई थी। चकबंदी में ऐसा होता था कि बोला जाता था कि भैया हमारी आपकी जमीन एक साथ कर लेते हैं। मान लीजिए किसी की जमीन बहुत दूर है और किसी की पास में है, तो पास वाली जमीनें एक साथ मिलकर चकबंदी कर लेते थे। और उसमें यह व्यवस्था थी कि स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता था, बल्कि जो फायदा होता था, जो प्रॉफिट होता था, वो सब में शेयर कर लिया जाता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम कोई भी फ्रूटफुल वीडियो डालें तो उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है जोत का आकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पे आप 3 स्टार बना सकते हैं आराम से, क्योंकि पूछा जाता है। सीमांत जोत कितना होता है? तो 1 हेक्टेयर से जो कम जोत होती है भूमि की, वो सीमांत जोत के अंतर्गत होती है। छोटी जोत किसे कहा जाता है? 1 से 4 हेक्टेयर की जो जोत होती है उसे छोटी जोत कहा जाता है। मध्यम जोत के अंतर्गत 4 से 10 हेक्टेयर को सम्मिलित किया जाता है और बड़ी जोत के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से अधिक होता है। ठीक है। ये पीडीएफ आप हमारे चैनल साधक द अचीवर टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे सामने मध्य प्रदेश में भूमि सुधार आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमियों के प्रबंधन के लिए राज्य भूमि सुधार आयोग का गठन किया गया। उद्देश्य क्या था? ये जो लिखा हुआ है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गोपाल प्रसाद सिंघल। एग्जाम के पहले आप इसको चेंज कर सकते हैं यदि चेंज होते हैं तो। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मध्य प्रदेश में भूमि से संबंधित कुछ अधिनियमों के बारे में बात करता हूं। ये देखिए एक चार्ट में मैंने उपलब्ध करा दिया है, आप इसको भली भांति तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है। वर्ष 2018 में कौन सा अधिनियम आया? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम आया। 1966 में कौन सा आया? मध्य प्रदेश प्रदत्त भूमि का कृषिकरण अधिनियम आया। 1960 में कौन सा आया? मध्य प्रदेश भूमि कृषि स्वामित्व अधिनियम आया। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता कब आई? तो वर्ष 1959, वर्ष 1959 में आया। मध्य प्रदेश विस्थापित भूमि धारकों को पुनर्स्थापना अधिनियम कब आया? 1954 में आया। और मध्य प्रदेश भूमि सर्वेक्षण अधिनियम कौन आया? 1947 में आया। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि इस चार्ट को भली भांति तरीके से याद करें, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आना है इससे। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सामने भूमि सुधार से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले संविधान की 9वीं सूची में भूमि सुधार से संबंधित बातें की गई हैं। कभी आपसे यदि अनुसूची पूछा जाए तो संविधान की ये 9वीं सूची के अंतर्गत है। 1951 में विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन, आपसे पूछा जा सकता है कि भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया और कहां से शुरू किया गया? तो आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं। तो भूमि अभिलेखों का नवीनीकरण योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किया गया था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 1 अप्रैल 2016 को डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। देश के कर्नाटक तथा उड़ीसा राज्य में 100% भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। इसी क्रम को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे सामने हरित क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो हरित क्रांति का अर्थ ही क्या होता है? फसलों के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि होना। क्रांतिकारी वृद्धि कैसे होना? जैसे 1965 में या 67 में यदि बहुत कम उत्पादन हो रहा है और उसका लगभग 100% से अधिक
उत्पादन होने लगे तो उसे कहा जाता है क्रांतिकारी वृद्धि। हरित क्रांति शब्द का पहला प्रयोग यूएसए के विलियम गार्ड साहब ने किया था, ये आपकी जानकारी के लिए है। और हरित क्रांति कार्यक्रम का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बोरलॉग साहब को दिया जाता है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग साहब हैं। कार्यक्रम के तहत इनका क्या क्या कार्यक्रम था, अधिक उपज, मौसमी परिवर्तनों से कम प्रभावित फसलों को महत्व के साथ गेहूं प्रजाति को विकसित किया गया तथा उर्वरकों और एवं सिंचाई को महत्व दिया गया। भारतीय संदर्भ में 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। आपसे पूछा जा सकता है हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई, तो 1966-67 में की गई। और एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और इसका प्रश्न 2017 में पूछा गया है, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तो हरित क्रांति के प्रमुख क्षेत्र यदि आपसे पूछा जाए तो आप पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का गंगानगर जिला, गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है वही इसके अंतर्गत था। 1965 की तुलना में 2001 में खाद्यान्नों का उत्पादन 175% की वृद्धि हुई, इसे ही क्रांतिकारी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं, तो अधिक उपज देने वाले बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, आधुनिक कृषि उपकरण एवं तकनीकी। यदि हमारी चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम चलते चलते तथ्य संग्रह में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में भूजोत का जो औसत आकार है 2.2 हेक्टर है। 3 स्टार बना लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता दिया हूं, ये पूछा जा सकता है। राजस्व मंडल का गठन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत किया गया। इसका मुख्यालय कहां पर है, ग्वालियर में है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है तो आपको ग्वालियर टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना यदि आपसे पूछी जाए कब की गई थी तो आपको टिक करना है 1985 में की गई थी। स्वामित्व योजना, इसकी घोषणा अप्रैल 2020 में की गई, जिसका लक्ष्य देश के गांवों के लोगों में उनकी आवासीय भूमि का मालिकाना हक देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कृषि के पुनर्गठन के अंतर्गत भूमि का पुनर्वितरण, भूमि की चकबंदी और सहकारी कृषि को शामिल किया गया था। यदि आपको हमारी चीजें पसंद आ रही हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो की यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल साधक द अचीवर में जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।